हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको हम मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल कार्बन पे आगे पीछे घूमती है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो हर जगह पे आपको नजर आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाइब्रिडाइजेशन जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर आपने पीसी1 वगैरह में पढ़ी है, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स जब एक्सप्लेन हुआ तो वहां पर कार्बन की वैलेंसी थी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1s2 2s2 2p6। या मैं अज्यूम करता हूँ कि ये आपको आता है, ये वाली 1s से मुराद है पहला ऑर्बिटल, उसका एस सब शेल है, सब शेल उसका एक ही है। ये मैंने बताया था, ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है किसी को, या मैं बता दूं? ये वैसे PC1 2 3 में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये याद नहीं है तो बताएं, मैं दोबारा बता। बता दे सर। अच्छा, ये एक एटम होता है, एटम के आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद आपने जो है, सीधी लाइट चली गई है, चलो तो ठीक सब चल रहे हैं है। सर। ये शेल्स और सब शेल्स का तो पता है। फिर क्या नहीं पता आपको? एक मैं आपको, चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हम देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, मैंने आपको बताया था एक क्लाउड फॉर्म होती है। तो पहला शेल दूसरा शेल, ये एक तरह के क्लाउड्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्विंग हो रही होती है। तो ये जितनी भी रिवॉल्विंग इसकी आपस में चल रही होती है, ये सब की सब अच्छा, तो जो ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं, ये सब के सब एक तरह के आप ये समझ लें कि शेल जो है वो एक हाउसिंग स्कीम है। उस हाउसिंग स्कीम के अंदर एक घर है मुख्तलिफ। एस एक छोटा घर है, या समझ लें 5 मरले का मकान है या 2 मरले का मकान है। इसी तरीके से जो पी है वो 3 कमरों का एक मकान है, एस जो है वो 1 कमरे का मकान है। इसी तरीके से जो एफ है और डी है वो 5 कमरों का मकान है, और एफ जो है वो 7 कमरों का मकान है। तो हर कमरे में 2-2 बंदे आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन और उनका ऑर्बिटल्स है। एफ ऑर्बिटल 7 कमरे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। डी 5 कमरों का मकान है, हर कमरे में 2-2 आ सकते हैं। इस तरीके से पी 3 कमरों का मकान है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एस 1 कमरे का मकान है, उसमें जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी कि कमरा, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आने। और अगली बात ये है कि वो जो 2 हैं उन्होंने अपने बेड कैसे लगाने हैं, वो ऐसे नहीं लगाने जैसे डबल बेड लगे। एक का मुंह एक तरफ है तो दूसरे का मुंह उसके पाँव के साथ है, ठीक है, अपोजिट स्पिन, ठीक है। अगर इस एक का मुंह बेड का इससे है तो दूसरे का ऐसे है। ये है कंसेप्ट इसका देसी सा। एंटी पैरेलल। जी, एक का क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होगा। और दूसरा ये कि एक और रूल है इसमें कि आप इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल में जाते हैं तो ये नहीं होगा कि पहले एक कमरे में भी दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। पहले वो सिंगल सिंगल कमरों में एक एक बंदा जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी कि पी के 3 कमरे हैं तो एक अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक कमरे में चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे कमरे में जाएगा, वो पहले कमरे में नहीं जाएगा। वो प्राइवेसी मैटर करती है वहाँ पे। कहता है इतने कमरे हैं तो जरूर मेरे ना रहना, जा दफा होता है, वो उसको उधर भेज देता है। तीसरे कमरे में जाए, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर जब चौथा आया ना तो फिर वो डबलिंग शुरू होती है। तो कहते हैं यार अब तो तीनों कमरे में एक एक का, मैंने तो किसी के साथ रहना, तो किसी के साथ भी रह सकता है।
तीनों की एक जैसी एनर्जी है, एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, कोई फर्क नहीं है, वो जिस मर्जी में चले। फिर इसके बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन आया तो वो फिर डबलिंग होगी। छठा इलेक्ट्रॉन आया तो फिर तीनों ही कमरे डबल डबल बेड लग गए, तो फिर वो काम खत्म हो गया। अब उसके बाद मजीद गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, कहता भाई ना नाल दे घर से चले जाओ, साढ़े घर से जगह कोई नहीं, तो वो पी से फिर डी ऑर्बिटल की तरफ जाने शुरू होते हैं। डी में भी पांच कमरे हैं तो पांचों में एक एक जाएगा। एक रूल और है यहाँ पर जो वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर डी के अंदर चार कमरे हैं, मतलब पांच कमरे हैं ना, तो चार इलेक्ट्रॉन आ गए एक एक कमरे में, तो इसकी ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से ये पांच पूरे कर ले। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, आउट ऑफ द वे हरकतें शुरू करता है डी ऑर्बिटल। वो कहता है यार मेरा घर जो है ना इतना सिमेट्री में खूबसूरत नहीं लग रहा, पांच कमरे हैं, चार बंदे रह रहे हैं, तो एक वो ना फिर खींच लेता है किसी से एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल से ना। मतलब ये एक मैं रफ सी बात कर रहा हूँ, बड़ी देसी जुबान में केमिस्ट्री समझा रहा हूँ। अब इसी तरीके से अगर उसके पास 9 हो गए डी के पास, तो उसकी कोशिश है कि मैं 10 कर लूं। इवन उसका रूल उसका राइट नहीं बनता, लेकिन वो कोशिश करेगा 10 करने की। तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड करने की भी कोशिश ये करते हैं आउट ऑफ द वे, जब एक इलेक्ट्रॉन से फर्क हो, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर डी के अंदर चार हो तो वो पांच करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से जो अगर उसके पास 9 हो तो वो 10 करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये रूल है। दूसरा जो रूल नहीं है, मतलब ये ऐसी हरकतें करते हैं इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पी है तो पी के पास 6 हैं, तो अगर तो वो तीन अपना उसके पास दो हैं, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं तीन कर लूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर उसके पास पांच सर वो इलेक्ट्रॉन, डोनेट भी तो कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? डोनेट भी तो कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो एक लेके उनके हाफ या फुल फिल्ड हो रहा हो तो तब करेंगे ना। अगर तो उसके पास एक ही है तो हाँ, वो अगर एक आधा हो तो फिर डोनेट करेगा ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप समझें कि हाफ फील्ड, जैसे एफ के 14 हैं, उसके पास 7 कमरे हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी कोशिश होगी मैं 7 कर लूँ, तीनों में एक एक आ जाए। इसी तरीके से 14 है, उसके पास अगर 13 है तो उसकी कोशिश होगी मैं 14 जबरदस्ती कर लूँ, वो वेट नहीं करेगा ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का। सेम पी के अंदर ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसके पास 3 घर हैं, ये पी ऑर्बिटल है, 1 2 और 3। अब अगर इसके पास 2 होंगे तो ये कोशिश करेगा मेरे 3 हो जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 5 होंगे ना तो इसकी कोशिश होगी ये 6 हो जाए। या हाफ फील्ड या फुल फील्ड करने की कोशिश पूरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनकी ये कोशिश होती है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, अब ये कार्बन के होते हैं आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले शेल में। ठीक है, अच्छा रिएक्शंस आपको मैंने पहले बताया था, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगा या कुछ भी होगा वो वैलेंस शेल में होगा। अब इसका दूसरा शेल है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एस में चले गए और 2 पी में चले गए। अब 2 पी में चले गए, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 3 कमरे हैं और 2 हैं तो इसकी कोशिश होगी मैं 3 करूं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी होगी जिसमें एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पी में चला जाएगा, तो इसके पास 4 पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये वेरस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती थी, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हुई। और पता कैसे चला, जब हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया, CH4 का जब स्ट्रक्चर बनाया, एक कार्बन था, 3 बॉन्ड बनाए थे इसने हाइड्रोजन के साथ, तो हमें पता चला अगर तो ये ना होता, मतलब 2s2p2 का मतलब क्या है कि इसके पास s तो पूरा है, s में तो एक कमरे में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो तो आ गए। p में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इसने क्या किया, जब हमने इसका एक्चुअली देखा तो हमने देखा कि ये दो नहीं 4 बॉन्ड बनाता है, और वो इक्वल होते हैं लेंथ में, इक्वल ही बॉन्ड एंगल है, सब कुछ इक्वल है। इसका मतलब है इन दोनों घरों में कोई खास फर्क नहीं रहा। ठीक है, इसने अपना ऐसे इसके पास था तो ज्यादती की ना इसने पी ने, यानी कि इसको भी तो दो चाहिए ना, इसने इस बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन छीन के अपने पास 3 कर लिए कि मैं हाफ फील्ड हो जाऊं। इस बेचारे को भी एक तरह का हाफ फील्ड ही छोड़ दिया ना। तो हाफ फील्ड भी एक तरह की स्टेबिलिटी कहलाती है, और फुल फील्ड हो जाए तब भी वो स्टेबल ही होता है। तो देखा जाए तो दोनों सेटिस्फाई फिर भी हो गए, क्योंकि इसको 2 है या 1 है, दोनों सूरतों में या फुल फील्ड, 2 होंगे तो फुली फील्ड हो गया ना, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड हो गया। इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता तो ये हाफ फील्ड ये भी हो सकता है।
तो ये फिर यहाँ से इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, जिसको हम कहते हैं एक्साइट होके इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। बात समझ आई आपको? तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो अब तीन ये बन गए, एक s और तीन p ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनकी फिर आगे भी नाम है px py pz, लेकिन आप समय p के तीन घर थे, तीन कमरे थे, जिसमें अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और s के, ये इसका वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है। एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें दो घर हैं, एक s घर है और एक p घर है, जिसके अंदर तीन कमरे हैं, s के अंदर दो कमरे हैं। तो ये कंसेप्ट है इसका। इस बेस पे फिर ये अब तीनों का एक चुल्लू फिरेगा, s और तीन p आपस में एक मदानी मारते हैं ना, जैसे लस्सी बना दी, इनकी फिर लस्सी बन गई। तो ये आपस में मिक्स हुए तो इनकी नई शेप बन, s की होती है गोल शेप, ठीक है, राउंड। p ऑर्बिटल्स की होती है ऐसे डम्बेल, एक लोब ऊपर को होता है, एक लोब नीचे को। तो ये जब मिक्स हुए तो इनकी शेप भी चारों की नई बन गई, यानी कि वो ना शेप मिलती है आपस में, ना ही उनकी कुछ और मिलती। तो एस तो ये बना। फिर वो ये देखें, अब ये एक एस था और एक पी था। अगर तो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे देखें तो एस और एस के दरमियान बॉन्ड बना, यानी कि अगर CH4 की बात करोगे फॉर एग्जाम्पल कार्बन की। अच्छा, अब ये जब एक्साइट हो गए, ये तो हो गया है, अब चार अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब जब चार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसका मतलब है अगर ये बॉन्ड डिफरेंट होते, एस और पी, पी ऑर्बिटल और एस के दरमियान बॉन्ड बनता, एस और पी के दरमियान बॉन्ड बनता, एस और एस, ये एस किसका है? ये हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास इन दोनों की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, इधर भी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, इधर भी और एक एस का। तो इसका मतलब है ये तीन बॉन्ड एक जैसे होते और एक जैसा होता, तो मीथेन का स्ट्रक्चर में CH4 में फर्क आना चाहिए था। ठीक है, एक SS और तीन PP, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ। जब हमने प्रैक्टिकली चेक किया तो ये झूठ था, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का कंसेप्ट आया। ठीक है, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये बॉन्ड एक जैसे नहीं है, फोर बॉन्ड्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, हमें तो ये पता है कि फोर बॉन्ड्स इक्वल थे, लेकिन वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे अगर हम देखें तो ये बॉन्ड एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये फ्लेयर ऑफ वेलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, जिसकी बेस पे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का कंसेप्ट आया। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एस और पी आपस में एक्साइट हुए, ये मैंने आपको बता दिया कि उसकी रीजन क्या है। atomic orbitals of same or nearly same energies and shape intermix, इंटरमिक्सिंग ऑफ शेल्स होती है, या तो वो सेम एनर्जी के होंगे या नियरली सेम। नियरली सेम का क्या मतलब है कि ये एस और पी क्लोज क्लोज है, ये नहीं कि एस और डी की आपस में हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, एस पी और अगर इसके साथ डी है तो उसकी भी हो सकती है। ठीक है, ये नहीं है कि एस पी और एफ की हो जाएगी। तो ये इक्वल एनर्जी के हों, जैसे ये पी है, ये तीनों इक्वल एनर्जी के, इसकी एनर्जी कम है। कम एनर्जी या ज्यादा का क्या मतलब? जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, या जो समझ लें कि जहां पर वो जितनी एनर्जी कम होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। एनर्जी से मुराद ये है कि आपने अगर उसको एक्साइट करने के लिए कोई हम उस पे पैकेट ऑफ एनर्जी फेंकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो क्या होगा? वो एक्साइट होगा, एक्साइट होके वो अनस्टेबल होगा, मूवमेंट ज्यादा करेगा। ठीक है, ज्यादा हिलजुल करेगा, तो वो फिर टिक के नहीं बैठेगा। जी, जो चीज जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा हो, जिसमें कंजुगेशन ज्यादा हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और इस तरह मैंने आपसे कहा था कि जिसकी ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि एक जगह पे मिला है। इसी तरह से वो एट डीलोकलाइजेशन वाला जो जी बताया जी था। जी डी लोकलाइजेशन में बताया था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। इसमें फिर इनकी ये कोशिश होती है कि पहले कम एनर्जी वाले में जाएं, फिर ज्यादा एनर्जी वाले में जाएं। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि मीथेन के स्ट्रक्चर में CH4 में ये चारों इक्वल हैं, इसका मतलब है ये कम एनर्जी या उसके थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी का कोई फर्क नहीं रहा। जैसे मैंने आपको बेंजीन का बताया था कि ना वो प्योरली डबल बॉन्ड रहे, ना वो प्योरली सिंगल बॉन्ड रहे, बिटवीन डबल एंड सिंगल रहे। तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन, आप ये समझ लें कि ये एक पेप्सी की बोतल है और ये तीन 7 अप की बोतल है, ये आपस में जब मिक्स हो जाएंगी तो ये ना 7 अप रहनी है, ना ये पेप्सी रहनी है, ये कुछ और बन जाए। तो वो जो कुछ और बन गया वो हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम
और नियरली सेम एनर्जीज, या सेम हो या नियरली सेम हो, यानी कि जस्ट क्लोजेस्ट टू। अच्छा, ये ऑर्बिटल का भी कंसेप्ट ये मैं बता दूं, ऑर्बिटल 1 और 2 3 का क्या है कि जैसे पहला शेल है, तो पहला शेल जब खत्म हुआ तो उसके बाद दूसरा शेल शुरू हो गया, उसके बाद तीसरा शेल शुरू हो गया, चौथा शेल। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका एनर्जी का गैप भी कम होता जाता है। तो इस तरीके से जब इसकी फिलिंग कैसे होती है वो, चूंकि ये आपके असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं जा रहा, ये पीसी 1 2 3 में आपने पढ़ा होगा या नहीं याद तो कुछ कह नहीं सकता। तो वो चूंकि टॉपिक से हट जाएंगे फिर मैं अब आपको वो कुछ और पढ़ाना ना शुरू कर दूं। अदरवाइज मैं आपको ऑर्बिटल्स की जो फीलिंग है कि कैसे होती है वो तो आपको अगर याद हो तो ऑर्बिटल 1s 2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से याद हो, शायद इस तरह से हम करते हैं उसकी फीलिंग ऑर्बिटल्स की। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और सेम एनर्जी आपस में मिक्स होंगे टू फॉर्म एग्जैक्टली सेम एनर्जी एंड शेप, यानी कि एक ही एनर्जी के और एक ही शेप के वो फिर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। रूल क्या है, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ज्यादा वो बनेंगे। तो ये चार बॉन्ड इस तरह से एक एस और तीन पी आपस में मिलके चार रीजनरेट ऑर्बिटल्स बन गए ऑफ इक्वल शेप और एनर्जी, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही था। देखा जाए तो ऊपर भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही था, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये जस्टिफाई नहीं होता क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो प्रैक्टिकली ये प्रूव नहीं हुआ कि एक एस और तीन पी अलग अलग रहें और चार बॉन्ड बना दें। ठीक है, पहले तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया एक्साइट क्यों हुए, ठीक है। अदरवाइज तो देखा जाए दो पी में और दो इसमें थे, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेशन हुई तो ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में फिर उनकी हाइब्रिडाइजेशन हुई। क्यों हुई उसकी मैंने आपको रीजन बता दी कि ये चीज प्रैक्टिकली हमने चेक की तो हमें पता चला कि ये हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स की होती है। अब चार रीजनरेट ऑर्बिटल बने, चारों की इक्वल एनर्जी, चारों की इक्वल शेप और चारों के नाम भी ऐसे ही रखते हैं। हम जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो नाम हम कैसे रखते हैं, जो जो चीज आपस में मिक्स होती है हम उसी बेस पे नाम रखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि एक s और तीन p आपस में मिले, ऐसे लिखते हैं, इसका तरीका ये। अब ये जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो अब इसके बाद विच ऑर्बिटल कैन गो हाइब्रिडाइजेशन, या हाफ फील्ड होगा या एम्प्टी होगा या फुल फील्ड होगा, सब के सब हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हों। खाली घर, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का बता रहा था तो मैंने उसमें क्या कहा था कि वहां पर ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट करता है, खाली है बेशक, ठीक है। वो मैंने वहां पे बात की थी ना, वो मैं वही कह रहा हूँ कि एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है। लाजमी नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो, कभी तो वो वापस आएगा ही ना घर, ठीक है, घर के दरवाजे खुले रखे हैं, कभी तो आ ही जाएगा सजना। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इंटरमिक्स ऑर्बिटल, ये भी मैंने आपको बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि जितने आपस में मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स, पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को नहीं पता होता कि पाई ऑर्बिटल्स आपस में वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा या लोन पेयर होगा जो बॉन्डिंग में, जो मतलब सिग्मा बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन होगी या लोन पेयर्स की होगी। पाई बॉन्ड्स की हाइब्रिडाइजेशन कभी भी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल, वो मैंने बता दिया कि sp3 नाम कैसे है कि एक s और तीन p मिले। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, ये ऑलवेज डिफरेंट होगी, कभी भी ये नहीं होगी। और हम नॉर्मली जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह से एक छोटा स्मॉल लोब और एक बड़ा, और अक्सर किताबों में ये स्मॉल लोब भी नहीं होता, जस्ट एक इस तरह से एक ना डंडा सा बना होता है। तो ये भी पॉसिबल, लेकिन अगर पी की शेप की बात करें तो ये पी ऐसे होता है, आधा ये और आधा ये। लेकिन जब रीजनरेट ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे तो जितने भी ऑर्बिटल बनाएंगे उसमें हम बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से लिखा होता है, स्मॉल और लार्ज इस तरह का, जनरली डिडंट रिप्रेजेंट इन बुक्स मोस्टली, ठीक है। ये स्मॉल वाला पोर्शन अक्सर बुक्स में भी नहीं होता। तो कहीं पे भी आपको इस तरह की शेप नजर आए ऑर्बिटल बनाओ तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि दिस इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये रियल ऑर्बिटल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद वाला है, ठीक है। तो शेप देख के ही आपको फौरन से कहीं पे स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा तो आपको पता चल जाएगा। सातवां जो रूल है वो ये है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओरिएंटेड सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम, यानी कि ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, इतनी ज्यादा रिपल्शन होती है, एक जैसे है ना,
तो वो आपस में रिपेल करते हैं। तो जहां पर स्टेबल होंगे वहां पर वो अपने आप को मिनिमम रिपल्शन की बेस पे स्टेबल करेंगे, वहां पे उस तरह से इनकी ओरिएंटेशन या ज्योमेट्री बनती है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर्स की बात करें, ओरिएंटेशन की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो ये इट क्रिएट अ ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री बनेगी। शेप बनती है रियल इलेक्ट्रॉन से, लेकिन आपको बताया कि ज्योमेट्री जो उसकी एक ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी, क्योंकि खाली अगर ऑर्बिटल है तो वो तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। तो खाली ऑर्बिटल की अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गई है तो वो उसकी जो असल शक्ल है वो तो नहीं बनेगी, लेकिन ज्योमेट्री तो वही बनेगी। ज्योमेट्री से मुराद ये है कि एक खाली कमरे तो शो करेगा वो, ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग के वक्त जो बनेगा वो उसकी एक्चुअल शेप होगी। लेकिन जो खाली कमरों के साथ पूरा एक घर बनाते हैं ऑर्बिटल्स, आपस में मैक्सिमम एक दूसरे से दूर होने की जो कोशिश करते हैं, रिपल्शन को मिनिमाइज करने की जो कोशिश करते हैं, उसमें जो एक स्ट्रक्चर सा एक नजर आता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम ज्योमेट्री कहते हैं। एक होता है उसका रियल स्ट्रक्चर जिसको शेप कहते हैं, वो और होता है, वो होता है उसके एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये बात मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ, आपको समझ आएगा। हाइब्रिडाइजेशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का कंसेप्ट मिला। अब देखें, एक एस ऑर्बिटल मिला, एक पी ऑर्बिटल मिला, तो दो बने, एस और पी, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। अब ये दो हैं, ये मैक्सिमम दूर होंगे अगर ये लीनियर ज्योमेट्री में। अब अगर देखा जाए तो ये पी ऑर्बिटल की ऐसे शेप बनती है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ये एसपी शो किया है, एक ये एसपी शो किया। यहाँ पर मैं छोटे छोटे वो बना भी सकता था बुलबुले से, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने बताया किताबों में ऐसे भी लिखा होता है। तो 180 डिग्री पे मैक्सिमम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, इसलिए एस और पी के दरमियान जो उनकी शक्ल बनेगी वो एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसकी एग्जांपल में बेरियम ब्रिलियम फ्लोराइड, ब्रिलियम फ्लोराइड है, BeF2। ब्रिलियम के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1s2, ये सेकंड ऑर्बिटल में सेकंड ग्रुप में है, 2a ग्रुप का मेंबर है, 1s2 और 2s2। फ्लोरीन 7वें में है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 p में और 2 s में, ठीक है। तो 5 ऐसे शो किए होते हैं। अगेन वही बात, इसकी कोशिश है कि ये 6 कर ले, ठीक है, 5 है ना तो 6 की कोशिश करेगा। तो ये इस तरह से आपको वो कंसेप्ट आप माइंड में रखें। तो एक तो ये हुआ कि इसके आखिरी शेल में जो थे दो वन, ये बीई का मैंने आपको ऊपर बताया ना, 1s2 और 2s2 है, ये देखिए, ठीक है। तो 2s2 में क्या हुआ, इसके पास पी का घर तो था लेकिन वो खाली घर था, तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। ये मैंने पहले लिख दिया, हालांकि यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 0 था, तो एक इधर गया। अब ये इस तरह बन गया, ठीक है, ये भी अकेला रह गया, ये भी अकेला रह गया। अब इसके पास है तो 3 कमरे, लेकिन इसके एक कमरे में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1s2 और 2s2 ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन हुई। अब हमें कैसे पता चला कि ये एक्साइट होकर इधर गया, अब मतलब ये भी आपके जहन में आता है, तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला, ठीक है। दूसरी थ्योरी जो मैंने आपको बताई, अगर आपके दिमाग में आ जाए तो आप ये देख लें कि अगर किसी के पास जैसे एग्जांपल देता हूँ, हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो वो कोशिश करेगा कि मैं लूज कर लूं। किसी को अगर अपना हाफ फील्ड या फुल फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला कंसेप्ट आता है। जो भी मेरा ख्याल नवीरा ने कि किसने पूछा था कि वो लूज भी तो कर सकता है, तो ये देखें लूज करने की एग्जांपल आ गई। इसमें उसने अपने आप को फुल फिल करके, अगर फुली फिल्ड रहता तो ये भी स्टेबल था, लेकिन ये चूंकि बॉन्डिंग में हिस्सा लेता, फुली फिल्ड का मतलब इसने बॉन्डिंग में बॉन्ड बनने हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसने अपने आप को हाफ फिल्ड करके एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। अब 2 एम्प्टी ऑर्बिटल बने, 2 एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्सपोज हो गए। अब ये दोनों जो है सिंगल हैं, ठीक है, ना इनकी मंगनी हुई है ना इनका ब्याह हुआ है, तो अब इनके लिए इजी है अपना पेयर बनाना। तो लेकिन ये पेयर एक जैसी एनर्जी के साथ बनेगा, एस और पी की हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हुई तो इसके पास 2 sp ऑर्बिटल बने। वो जो 2 sp ऑर्बिटल थे, उन्होंने p ऑर्बिटल जो थे क्लोरीन फ्लोरीन के, उनके साथ फिर बॉन्डिंग की। p और sp के दरमियान बॉन्ड बना, p और sp के दरमियान। ये sp किसका है, बेरिलियम का, ये p किसका है, फ्लोराइड का, ठीक है। इन दोनों 2 बॉन्ड बने और लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री सेंटीग्रेड की ज्योमेट्री, ठीक है। BeCl2, इसकी दूसरी एग्जांपल BeBr2 भी, ये भी इसी तरह की ज्योमेट्री बनेगी। शेप इज समथिंग एल्स, ये मैंने दोबारा लिख दिया है कि शेप होती है एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स की बेस।
हाँ, इस कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों एक जैसी हो सकती है, जैसे कि इस केस में 180 का एंगल है तो दोनों एक जैसे हैं, फाइन। लेकिन हर दफा नहीं होगा, ये क्या आगे आएंगे एग्जांपल जिसमें आपको पता चलेगा ये हर दफा नहीं होता है। अब आ जाते हैं, अगर एक s और दो p ऑर्बिटल मिल जाएं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि एक s और दो p आपस में मिले तो sp2 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 के तीन घर बने इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप के। अगेन 120 का बॉन्ड एंगल होगा तो ये मैक्सिमम रिपल्शन पे होंगे, ठीक है। तो ये इस शेप को कहते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर। प्लेनर मतलब ये एक प्लेन है, ट्राइएंगल मतलब तीन एंगल है इसके, 1 2 और 3, ठीक है। 161 बन जाएगा अपना, 360 का टोटल हो जाएगा 120 120 120। एक s और दो p इसमें मिले, ठीक है। ये भी sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है और ये भी sp2 ऑर्बिटल है। bf3 की एग्जांपल में अगेन ये बोरॉन है, ये फ्लोराइड के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक p ऑर्बिटल f का ओवरलैप कर देगा, एक p ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर देगा, एक p ऑर्बिटल ओवरलैप कर देगा, सिंगल सिंगल से ये डबल बन जाएंगे और bf3 का ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। अगेन बेरिलियम के आखिरी शेल में इस तरह से होती है, 1s2 2s2 और 2p1 होता है, ठीक है। लेकिन यहां से एक साइड होके इधर गया, अब तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए। मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप भी बता रहा हूँ, उसका फिनोमेना प्रिंसिपल मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ और एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनी। अब ये आगे आ जाते हैं हम, मीथेन का जो स्ट्रक्चर जो मैंने जहां से स्टार्ट किया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें इसकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनती है। ये इसकी जो शक्ल है वो टेट्राहीड्रल बनती है। 109.5 किताबों में लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली 109 डिग्री 28 मिनट ये इसका बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन हम मोस्टली जो है वो 109.5 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दोनों लिख दिए हैं कि कहीं पे आपको 109.5 मिले तो तब भी आप परेशान ना हो, 109 डिग्री 28 मिनट लिखा हो एंगल तो वो भी आप परेशान ना हो। तो CH4 की ज्योमेट्री में ये कार्बन है, ये कार्बन ने sp3 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 और sp3 टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनी इसकी, और CH4 में एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप कर लिया, एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप कर लिया, एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप कर लिया और एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन के अंदर मौजूद होती है। अब आ जाते हैं हम sp और d की हाइब्रिडाइजेशन। आपने sp तक तो पढ़ा था, आपने d ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं पढ़ी, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि ये भी होती है। एक s 3p और एक d ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज करें तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। 5 की जो ज्योमेट्री होती है याद रखिएगा वो हमेशा ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल बनती। क्या मतलब इसका, ये तीन एक लाइन पे, जैसे ऊपर आपने ट्राइंगुलर प्लेनर पढ़ी थी ना उस तरह की बनेगी, उससे अवे फ्रॉम द प्लेन और टुवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन 90 के एंगल पे, यानी कि इसके बिल्कुल आपकी आंख की तरफ अगर आ रहा हो यहां से एक वो होगा ऑर्बिटल और एक बिल्कुल उसके नीचे, यानी कि इनका आपस में 90 का एंगल होगा और इन तीनों का आपस में 120 का एंगल होगा। तो इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल मतलब तीन कोने वाली, बाई पिरामिडल भी एक पिरामिड ऊपर बनी एक पिरामिड नीचे बनी। तो इस तरीके से इस शक्ल को, इसकी एग्जांपल में PCl5 की एग्जांपल है, बिकॉज बाई पिरामिडल क्यों मैंने यहाँ पे भी लिखा, बिकॉज वी कैन मेक टू पिरामिड। तो आपने जो शेप्स पढ़ते हैं उसमें आपने नाम पढ़ते हैं तो आप परेशान होते हैं कि क्या मतलब है, तो वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आएगा। जैसे अभी आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, बॉडी के अंदर जो मेटल आयन है वो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये शेप इसकी क्यों बनी है, आप जस्ट उसका देख के आपको पता चले। PCl5 की एग्जाम्पल में क्या मतलब है इसका, एक S 3p और दो d अगर हो तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 3p एक ये और दो, वो 6 ऑर्बिटल इसके बनते हैं। 6 की शेप बनेगी, चार जो है वो एक जो स्केयर बनाएंगे और एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि अगर 5 होंगे तो ये ट्राइंगल बनाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। और अगर ये 6 होंगे ऑर्बिटल्स, रीजनरेट ऑर्बिटल्स अगर 6 होंगे तो आपस में इनकी ज्योमेट्री बनेगी, चार स्केयर में आ गए, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया, इस तरह से इसकी शेप बनेगी। इसको हम शेप को कहते हैं ऑक्टाहीड्रल, यानी कि 8 शक्लों वाली ऑक्टाहीड्रल फेस, यानी कि हीड्रल शक्ल फेस को कहते हैं
8 शक्लें इसकी बनेगी। इसकी एग्जांपल SF6 की एग्जांपल है, ठीक है, सल्फर और फ्लोरीन का जो आपस में बॉन्ड बनता है, यानी कि दरमियान में S है, 4 F इधर है, एक ऊपर है और एक नीचे है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं हम। अगर 7 हो, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, 7 ऑर्बिटल्स हों, तो 7 में उसी तरह के 3 ने आपस में 120 का एंगल बना लिया था, 4 ने 90-90 का बना लिया था, एक 90 का ऊपर और एक 90 का नीचे, 7 भी उसी तरीके से करेंगे, ये पांचों एक फ्लावर सा बन जाएगा, ठीक है, और एक ऊपर को और एक नीचे को, पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी इसको हम कहते हैं, अगर 7 ऑर्बिटल्स हों। ठीक है, हो गया, ये उसका एक जर्नल सा उसका हो गया। और किन्नू खंग लग गई सर मुझे। सर अच्छा, बस कर दें। सर अब आ क्या जाओ। करें, रोज पीती हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, छाड़ दे या कटा दे चलो। अच्छा, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि आप लोग तंग आ गए हैं, लेकिन इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ है सारे स्ट्रक्चर्स की जो 7 एग्जांपल बनाई। यहाँ से बाबा आपको बताता हूँ, जो मैंने बताने वाली चीज है कि वो हाउ टू गेट, हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी। आपने z कैलकुलेट करना है। z कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1/2, ये फार्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम का, और प्लस उसमें हम ऐड करते हैं नेगेटिव चार्ज अगर उस पर हो, और माइनस करते हैं हम उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, कि उसके अंदर मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, HFCl, जैसे नाइट्रोजन की और अमोनिया की एग्जांपल है। तो यहाँ पर Z कैसे कैलकुलेट करेगा, 1/2, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने जमा किया, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं है, वो हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे, नेगेटिव चार्ज होता तो हम ऐड करते, वो भी नहीं है, और मोनोवेलेंट एटम इसके पास 3 है, तो 5 जमा 3/2 4, 4 का मतलब है 4 रीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो sp3 होगी। ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताना जो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आप उसका z कैलकुलेट करें एक फार्मूले से और आपको पता चल जाएगा कि उसका ज्योमेट्री कैसे बनेगी, बनाए बगैर भी आप बता सकेंगे ये टेट्राहीड्रल बने, ठीक है। 4 वाली ऊपर आपने पढ़ा ना sp3 में टेट्राहीड्रल बनती है, तो अगर आप बनाएंगे तब भी ऐसे बने। ये प्रूफ कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं इस तरह से। वाटर में z 1/2, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 मोनोवेलेंट है इसके पास, तो इसका बना चार्ज, तो वाटर के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो मीथेन में तो था ना 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन थी, अब वाटर में तो नहीं है ना ऐसे, इसमें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, देखा जाए तो ये 3 एटम है, लेकिन ज्योमेट्री इसकी भी sp3 बनेगी, टेट्राइड, ठीक है। कार्बन, कार्बोनेट के अंदर Z 1/2, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 क्या है, ये 2 इसका नेगेटिव चार्ज है, जो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो हमने ऐड कर दिए। अब ये टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बाद 6 हो गए, 6/2 3, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राईएंगुलर प्लेनर, ठीक है। ये चीजें अगर आप सीख लेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको रट्टे वाली साइड पे जाने नहीं दूंगा, कंसेप्ट ही क्लियर करूंगा। NO3 नाइट्रोजन में, इसमें क्या शेप बनेगी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, कैसे पता चलेगा, 1/2। एक तो ये तरीका आप बनाए, आपके हमें अब ख्वाब आएगा हम कैसे एक्सपेरिमेंटली चेक करें, हमें क्या पता क्या एक्साइट हुआ नहीं हुआ, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 1/2, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज इसका ऐड किया, तो 6/2 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना ही कम्प्लेक्स किस्म का क्यों ना हो, ठीक है। जैसे ये है, इसमें 6 निकला, इसका मतलब है sp3d2 होगा, 4 तो ये हो गए, 4 तक तो यही गिनती रहनी है। अब जैसे ही 5 होगा तो वो एक d होगा, अगर 6 होंगे, ये z की वैल्यू अगर 6 होगी तो यहाँ पर d2 होगा, अगर इसकी वैल्यू 7 आएगी तो यहाँ पर d3 होगा, ठीक है। sp3d sp3d2, इस तरीके से आप उसकी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आई कि नहीं आई। यस सर, और ये वाली चीज बहुत मजे की है। हाँ, वो डायरेक्ट ही आपको पता चल जाएगा फार्मूले से निकाल के कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आपको कभी कभी ज्योमेट्री में कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये कैसी इसकी ज्योमेट्री बनेगी। टेट्राहीड्रल बनती है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। मैं अब आपको दोबारा से रिकैप करवाता हूँ कि अगर 2 हों, एक S और एक P, तो वो आपस में जब मिलेंगे तो
उनका 180 का एंगल मैक्सिमम रिपल्शन पे देगा। अगर ले 3 लो होंगे इसके। तो 120 का एंगल होगा, 4 होंगे तो 109.28 का होगा, ठीक है। 5 होंगे तो अगेन उसकी 3 एक जैसे 120 के और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी तरीके से ये 5 हो गए। जैसे 6 होंगे उसके ऑर्बिटल्स तो 4 आगे स्क्वायर में, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इस तरीके से 6 से 7 हो गए तो 5 एक इकट्ठे हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। तो रट्टा लगाए बगैर भी आप फौरन से उसकी शेप बता सकते हैं। जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट अपना ज़हन में रखें कि रीजनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम किस एंगल से करेंगे वो आपको आराम से समझ आ जाएगी, उसमें कोई कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके सर। चलें जी, मिलते हैं Yes, नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। सर जी जी, सर आपने वो कल वाला लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड मैं किया कर देता और हूँ, आज वाला अभी कर देता हूँ, अभी कर, ये मटेरियल भी कर ठीक है। देता हूँ, कर देता ओके हूँ। सर। ओके, अल्लाह हाफिज। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। सर पानी पीना है। पियो पियो, जाओ जाओ, करो करी जाओ। अल्लाह हाफिज।